हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 20 देखेंगे। ठीक है। और ये जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है इकोनॉमिक्स में, ये है नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड, राइट। और लेक्चर नंबर 17-18 में हमने जीडीपी, जीएनपी, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सब हमने देखा था। लेक्चर नंबर 19 में हमने क्या देखा? लेक्चर नंबर 19 में हमने देखा था कि मार्केट प्राइस क्या होता है। ठीक है। अब ये मार्केट प्राइस भी देखिए 3 होता है। एक तो ये मार्केट प्राइस जो हम जीडीपी के कैलकुलेशन में जो हम मार्केट प्राइस यूज करते हैं, वो मार्केट प्राइस जो होता है, ये मार्केट प्राइस बराबर होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बराबर। वेयर एज अगर आप किसी भी फर्म फैक्ट्री या किसी प्रोड्यूसर के लिए जब मार्केट प्राइस देखेंगे, तो उस मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, डेप्रिसिएशन होता है, ओके। साथ ही साथ आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी होता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। वेयर एज जो कंज्यूमर के ऊपर, ओके मैं बस रिकैप बता रहा हूँ, ठीक है। वेयर एज जो कंज्यूमर के लिए किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस पड़ती है, ठीक है, वो पड़ती है MRP, विच इज़ मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस कंपनी के मार्केट प्राइस से ज़्यादा होती है, बिकॉज इस मार्केट प्राइस में जब भी हम जोड़ देते हैं क्या, मार्जिन, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन फॉर होलसेलर एंड रिटेलर, तो वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ने वाला MRP होता है। तो ये सारी बातें हमने देखी थी। साथ ही साथ हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी जीडीपी को जब हम बेस ईयर प्राइस, अगर जीडीपी को हम, किसी भी देश की जीडीपी अगर हम करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, मैं लिख देता हूँ हमने और क्या देखा था। हमने देखा था कि जब भी हम जीडीपी, ठीक है, ये जो हम जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर ये मार्केट प्राइस करंट प्राइसेस पे हैं, इफ़ इट इज़ ऑन करंट मार्केट प्राइस, देन ये जो होता है ये होता है नॉमिनल जीडीपी, ओके। वेयर एज जब भी हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये मार्केट प्राइस अगर कांस्टेंट प्राइस हो या बेस ईयर प्राइस हो, अगर ये ये मार्केट प्राइस अगर बेस ईयर प्राइस या फिर कांस्टेंट प्राइस, बेस ईयर प्राइस को हम कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं, तो हमें क्या मिलता है, रियल जीडीपी, ठीक है। उसी तरह से अब देखिए हमने ये भी देखा था कि जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है, ये किसके बराबर होता है, जो भी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, अगर इसे फैक्टर कॉस्ट पे ले जाना है तो हमको इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाने पड़ेंगे, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन को हटाना होगा। तो जब भी हम ग्रॉस से डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो हमें नेट मिलेगा, और जब भी इनडायरेक्ट टैक्स हटा देंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। और अगर हमने ये भी देखा था कि ये जो हमारा NDP एट फैक्टर कॉस्ट है, अगर हम इसको करंट प्राइसेस पे देखेंगे तो ये हमारा नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम होगा, और अगर हम इसको बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस पे देखेंगे तो ये हमारा रियल डोमेस्टिक इनकम होगा। उसी तरह से जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, अगर हम उसको करंट प्राइसेस यानी फैक्टर कॉस्ट की, अगर करंट प्राइस जो फैक्टर कॉस्ट है इसकी वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से होगी तो वो नॉमिनल नेशनल इनकम होगा, और ये फैक्टर कॉस्ट अगर बेस ईयर प्राइस के हिसाब से होगा तो रियल नेशनल इनकम होगा, ठीक है। और वैल्यू एडिशन फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है। और प्रोडक्शन में जो भी वैल्यू एडिशन होता है वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है, तो नेट वैल्यू एडिशन के लिए हमें डेप्रिसिएशन हटाना पड़ता है,
फिर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो फ़र्क होता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से होता है। तो ये सारी बातें हमने देखा। तो सवाल है कि फिर हमारे आज के लेक्चर का क्या एजेंडा है। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि हम जीडीपी ग्रोथ, ओके, हम जीडीपी ग्रोथ निकालना सीखेंगे, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम इंडिया की जीडीपी, मार्केट एक्सचेंज रेट और पीपीपी टर्म्स में देखेंगे। हम लाख करोड़ से ट्रिलियन डॉलर का जो कन्वर्जन होता है उसको समझेंगे, राइट, और कुछ एनालिसिस भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो आज जो हम पहली चीज़ देखेंगे वो ये देखेंगे कि जीडीपी, देखिए जो भी हम किसी भी देश की जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम जीडीपी तो मार्केट प्राइस पे निकालते हैं और ये मार्केट प्राइस करंट ईयर की मार्केट प्राइस होती है। लेकिन जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ निकालते हैं तो वो हमेशा हम कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं। और हमें जीडीपी ग्रोथ के लिए कांस्टेंट प्राइस क्यों लेना पड़ता है उसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझेंगे, राइट। सो लेट्स टेक अ इलस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो हम इलस्ट्रेशन लेने वाले हैं वो है कि मान लीजिए मैं किसी भी देश की या इंडिया की, मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि अगर 2021-22 में, ठीक है, अगर मान लीजिए इंडिया में जो टोटल प्रोडक्शन क्यू है ये कितने यूनिट का है, 100 यूनिट का, और जो मार्केट प्राइस है एक यूनिट की अगर मार्केट प्राइस हम लें, ठीक है, जिसमें फैक्टर कॉस्ट और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ा हुआ है, तो ये वो वाला मार्केट प्राइस है। तो अगर इसका एक यूनिट का मार्केट प्राइस 10 रुपये है, ठीक है, वहीं पे अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें 2022 से 23 के लिए, मान लेते हैं 2022 में जो टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है, नो डाउट 21 से ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो लेट्स टेक कि हमने 120 यूनिट प्रोड्यूस किया और जो प्राइस है, प्राइस ऑफ 1 यूनिट हैज़ इंक्रीज टू 12 रुपीज़, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं एट करंट मार्केट प्राइस की बात करूं, एट करंट मार्केट प्राइस, अगर मैं करंट मार्केट प्राइस पे बात करूं तो क्या हो जाएगा, जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, और ये मार्केट प्राइस किसके लिए होगा, 2021-22 के लिए। तो 2021-22 में जो मार्केट प्राइस है और जितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, अगर हम प्राइस इनटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये जीडीपी मिल जाएगी। लेट्स सपोज कि ये जीडीपी है 1000 रुपीज़, ठीक है, ये कैलकुलेट होकर आएगी। और अगर हम यहाँ पे जीडीपी, और देखिए ये करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है, जीडीपी एमपी एंड दिस इज़ करंट मार्केट प्राइस बिकॉज दिस मार्केट प्राइस इज़ फॉर 2022-23। तो यहाँ पर जो हमारी जीडीपी आएगी 12 बरहम 144, तो 1440 रुपये, राइट। तो ये जीडीपी। अगर अब हम यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ निकालें, ठीक है, इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगा, चेंज इन जीडीपी कितना है, 1440 में से अगर हम 1000 को माइनस करेंगे तो इट विल बी 440। इनिशियल वैल्यू किस पे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल जीडीपी कितना था 1000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना आएगा, इट विल बी 44%, राइट। यानी कि अगर हम देखें कि किसी भी देश के, हमने एक जीडीपी सपोज किया है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बस एक एग्ज़ाम्पल लिया है, सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल, कि अगर 2021-22 में किसी देश में प्रोडक्शन 100 यूनिट की हुई है किसी कमोडिटी की, और उस कमोडिटी की अगर प्राइस 10 रुपीज़ है करंट मार्केट प्राइस, तो उसकी जीडीपी हो जाएगी 1000। वहीं पे अगले साल के लिए जो हमने जीडीपी निकाला वो आएगी 1440, तो जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ आया ये 44% आया, ठीक है। जब हमने इस
तो हमने यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट किया है एट करंट मार्केट प्राइस। अब देखिए कि हम इसी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट करेंगे एट कांस्टेंट प्राइस। ओके, तो हमें एग्जांपल को यहीं पे रखना पड़ेगा, ठीक है। और आप समझिए कि हमने ये जो जीडीपी एमपी एट करंट प्राइसेस निकाली हैं, इसी को हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो किसी भी देश की नॉमिनल जीडीपी, किसी भी देश की जीडीपी जब भी हम करंट मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है, या करंट ईयर प्राइसेस पे निकालते हैं, तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। तो ये 2021-22 के लिए नॉमिनल जीडीपी होगा, ये 2022-23 के लिए नॉमिनल जीडीपी होगा, ठीक है। और हमने इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे निकाला है? हमने इकोनॉमिक ग्रोथ निकाला है नॉमिनल जीडीपी पे। तो अगर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को नॉमिनल जीडीपी पे निकाला तो 44% आया। अब हम ये देखेंगे कि रियल जीडीपी पे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कितना आता है, ठीक है। उसके बाद हम एनालिसिस समझेंगे। सो लेट्स सपोज कि अब मैं जीडीपी कैलकुलेट करना चाहता हूँ एट कांस्टेंट प्राइसेस, एट बेस ईयर प्राइस, ठीक है, एट बेस ईयर प्राइस, इसको हम कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं। एट बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर क्या होगा? 2011-12। क्यों बेस ईयर 11-12 होगा? ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होता है जिसमें इन्फ्लेशन नॉर्मल होती है और कमोडिटीज़ के प्राइसेस की डेटा अवेलेबल होती है, राइट। और तो बेस ईयर प्राइस, ओके, इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस, ओके, बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस। तो चूंकि प्राइस कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, तो जो भी प्राइस हम यहाँ पे लेंगे वो प्राइस 21-22 के लिए भी वही प्राइस होगी और 22-23 के लिए भी प्राइस वही होगी। दैट इज़ वाई कि प्राइस कांस्टेंट है। 2021 से 2022 तक जो भी प्रोडक्शन हुआ उसके लिए जो भी प्राइस हम यहाँ पे लेंगे वही प्राइस 22-23 के लिए भी रहेगा। एंड लेट सपोज कि जो हमने कांस्टेंट प्राइस लिया है ये है हमारा 7 रुपीज़, ओके। तो अब 7 रुपीज़ के हिसाब से देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ जीडीपी एमपी, ठीक है, जीडीपी एमपी, और ये कांस्टेंट प्राइस पे मैं निकाल रहा हूँ जीडीपी एमपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एमपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। और ये मैं 2021-22 के लिए, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो 700 रुपीज़ आएगा, ओके। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे निकाल लें जीडीपी एमपी फॉर दिस ईयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 120 मल्टीप्लाई बाई 7, 1284, सो 1284, 840 रुपीज़, राइट। तो अगर, और देखिए जब भी हम जीडीपी को, ठीक है, ये दोनों ही मार्केट प्राइस हैं। यहाँ पे मार्केट प्राइस जो था, ये मार्केट प्राइस जो था ये करंट ईयर का मार्केट प्राइस है। दिस इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ करंट ईयर या ईयर ऑफ ट्रांजैक्शन। और ये जो मार्केट प्राइस है ना, ये बेस ईयर का मार्केट प्राइस है। और ये जो बेस ईयर का मार्केट प्राइस है ये दोनों ही साल में हम सेम रखेंगे, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं। तो जब भी हम जीडीपी एमपी जो कि हमने कांस्टेंट प्राइस पे निकाला है इन दोनों सालों के लिए, ठीक है, अगर हम इसके हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, लेट मी चेंज द कलर, अगर अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ निकालूँ, ठीक है, जो हमने 2 सालों के लिए, 2 ईयर्स के लिए जो हमने जीडीपी एमपी एट कांस्टेंट प्राइस निकाला, इसके हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो जाएगी? चेंज कितना है? 140 का, इनिशियल वैल्यू 700 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कितना आ जाएगा? कैंसिल 7 दूनी 14, 20%। अब आप देखिए, आप ये देखिए, जब भी आपने नॉमिनल जीडीपी के ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ निकाला तो वो 44% आया, जबकि जब आपने कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी, जब भी आपने कांस्टेंट प्राइस पे इकोनॉमिक ग्रोथ निकाला तो वो 20% आया। और जब भी हम किसी बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम इसे रियल जीडीपी कहते हैं। तो ये और ये दोनों ही, इसे हम कहते हैं रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। यानी कि जब भी हम बेस ईयर प्राइस
जो बेस ईयर में मार्केट प्राइस था, ठीक है, या कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे जब हम जीडीपी की वैल्यू निकालते हैं तो हमें रियल जीडीपी मिलती है, और जब भी हम रियल जीडीपी से इकोनॉमिक ग्रोथ निकालते हैं तो हमें नॉमिनल जीडीपी के इकोनॉमिक ग्रोथ से वो कम मिलता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो ये प्राइस है आज की, मान लीजिए जो 2021-22 में, जो 2021 से 22 में प्राइस था, ये 22-23 में बढ़ गया, तो ये जो प्राइस बढ़ रहा है ना 10 से 12 रुपीज़, ये प्राइस बढ़ा है दो वजहों से, या तो इन्फ्लेशन बढ़ी है या तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़े हैं, ठीक है। प्राइस, मार्केट प्राइस बराबर होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर मार्केट प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब है या तो फैक्टर कॉस्ट बढ़ा है या तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा है। अगर फैक्टर कॉस्ट बढ़ा है तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा होगा, और अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन नहीं भी बढ़ा है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाए तो भी मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। तो देखिए, जब भी हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू हमेशा रियल जीडीपी से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? बिकॉज नॉमिनल जीडीपी हमेशा इन्फ्लेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से अफेक्ट होता है, ठीक है। और हम जीडीपी में निकालना क्या चाह रहे थे? जीडीपी जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं रॉ मटेरियल पे करते हैं, और जो प्रोडक्शन होता है वो वैल्यू एडिशन के बराबर होता है। तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस निकालना चाहते हैं, लेकिन जो भी हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालना चाह रहे हैं वो सही नहीं होता है, बिकॉज उसमें इनडायरेक्ट टैक्स और इन्फ्लेशन की वजह से वो बढ़ी हुई वैल्यू मिलती है। जबकि अगर हम बेस ईयर प्राइस लें, यानी एक ऐसा प्राइस जब जो कि लो हो, लो प्राइस, एक बेस ईयर प्राइस जहाँ पे इन्फ्लेशन नॉर्मल था, ठीक है, और अगर हम देखें तो ये 7 रुपये 10 रुपये से कम है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने इन्फ्लेशन को डिस्काउंट कर दिया। तो जब भी, और देखिए, जब भी प्राइस कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब है कि ना तो फैक्टर कॉस्ट बढ़ रहा है ना ही इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहा है। तो जब भी हम कांस्टेंट प्राइस पे इकोनॉमिक ग्रोथ निकालते हैं तो वो हमें एक्चुअल पिक्चर दिखाता है, बिकॉज एक साल में जो भी एक्चुअल वैल्यू एडिशन बढ़ा है, यानी एक सालों में जो एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ा है, उस प्रोडक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू है, वो जो ग्रोथ है वो हमें हमेशा कांस्टेंट प्राइस पे मिलता है। और साथ ही साथ देखिए कि जो बेस ईयर प्राइस होता है वो करंट ईयर प्राइस से कम होता है, बिकॉज हमने इन्फ्लेशन को डिस्काउंट किया है, ठीक है। तो देखिए, जो भी बेस ईयर प्राइस पे हमें, जो भी बेस ईयर प्राइस, जो बेस ईयर के मार्केट प्राइस है, जब हम उस पर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो करंट ईयर मार्केट प्राइस से कम होता है, और ये फ़र्क आता है इन्फ्लेशन की वजह से, बिकॉज यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन को डिस्काउंट किया, राइट। और साथ ही साथ अगर हम उस प्राइस को कांस्टेंट ले लें तो हमें ये पता चलता है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में एक्चुअली प्रोडक्शन कितना बढ़ा है या एक्चुअल वैल्यू एडिशन कितना % ग्रो हुआ है। तो इसीलिए आप देखिए कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को कभी भी नॉमिनल जीडीपी पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ को हमेशा रियल जीडीपी पे कैलकुलेट करते हैं। सो इस इलस्ट्रेशन से हमने क्या सीखा? सो लेट्स कंक्लूड हियर। देखिए, यानी कि पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर वैल्यू एडिशन फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है, तो फिर हम मार्केट प्राइस पे क्यों निकालते हैं जीडीपी को? तो हम इसलिए निकालते हैं बिकॉज मार्केट प्राइस इज़ द प्राइस जिस पे कि ट्रांजैक्शन होता है। तो जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी प्राइस पे जीडीपी कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान होता है, और उस मार्केट प्राइस में हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हटा देते हैं, बाकी सब कुछ रहता है, ठीक है। मार्केट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और डेप्रिसिएशन हटाते हैं तो हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस निकालते हैं, ठीक है। अब आप समझिए, जब भी हम किसी देश की जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी, तो वो हम मार्केट प्राइस पे करते हैं, और ये मार्केट प्राइस जो होती है ये करंट ईयर प्राइस होती है, ये करंट ईयर प्राइसेस पे होती है, ठीक है। यानी अगर हम ये कहना, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हमें किसी देश में एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है
उस प्रोडक्शन की या जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है, अगर हमें उसकी वैल्यू बतानी है तो हम करंट ईयर मार्केट प्राइस पे बताते हैं, ठीक है। और इसी जीडीपी को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। यानी जब भी हम किसी देश की जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा नॉमिनल जीडीपी होता है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ कभी भी हम नॉमिनल जीडीपी पे नहीं निकालते हैं, बिकॉज जो भी नॉमिनल जीडीपी है ये इन्फ्लेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस से अफेक्टेड होता है। इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है वो बायस्ड होती है या बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस। और ये मार्केट प्राइस या तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा या इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो हमें हम इकोनॉमी जब भी मेजर करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी पे करते हैं, पर जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ निकालते हैं तो वो हम रियल जीडीपी पे निकालते हैं। तो आप यहाँ पे ये नोट लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन रियल जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ को हमेशा हम रियल जीडीपी पे निकालते हैं। रियल जीडीपी पे क्यों निकालते हैं? बिकॉज हम बेस ईयर प्राइस लेते हैं, जिस पे बेस ईयर प्राइस लेने से फ़ायदा क्या है कि हमने इन्फ्लेशन को डिस्काउंट कर दिया और वो बेस ईयर के प्राइस हम कांस्टेंट रखते हैं। और कांस्टेंट रखने से क्या है कि हम इन्फ्लेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस का इफ़ेक्ट जो होता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो जब भी हम कांस्टेंट प्राइस पे इकोनॉमिक ग्रोथ निकालते हैं तो हमें एक्चुअल पिक्चर मिलता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन रियल जीडीपी, और यू कैन से दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कांस्टेंट प्राइस। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कैन वी कैलकुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन नॉमिनल जीडीपी? यस यू कैन। इज दैट गिव यू द राइट पिक्चर? नो, बिकॉज नॉमिनल जीडीपी पे जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ निकालेंगे तो वो ज़्यादा आएगा, और वो ज़्यादा आता है मार्केट प्राइस ज़्यादा होने से, और मार्केट प्राइस इन्फ्लेशन और इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या हम रियल जीडीपी पे इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं? यस इट इज़। और रियल जीडीपी पे जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक्चुअल पिक्चर मिलता है, या फिर जब हम कांस्टेंट प्राइस पे इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी जब भी कोई देश अपनी जीडीपी, ठीक है, जीडीपी कैलकुलेट करता है एट मार्केट प्राइस, बशर्ते ये मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए? बेस ईयर की मार्केट प्राइस, बेस ईयर प्राइस पे होना चाहिए। तो अगर कोई देश अपनी जीडीपी एमपी कैलकुलेट करता है बेस ईयर प्राइस पे, तो ये होती है रियल जीडीपी। और अगर इस रियल जीडीपी पे ये जो हमने बेस ईयर प्राइस लिया, अगर हम इसको कांस्टेंट मान के 2 सालों की जीडीपी एमपी निकाल के इकोनॉमिक ग्रोथ निकाले तो हमें एक्चुअल पिक्चर देता है। तो इतनी सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी। अब आप ये भी समझ लेते हैं कि एक्चुअली कितने तरह के जीडीपीज़ कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली हम 4 तरह की जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो सारा वेरिएशन देखते हैं। सबसे पहला आप क्या निकालते हैं? जीडीपी एमपी। जीडीपी मार्केट प्राइस, और ये मार्केट प्राइस कौन सी होती है? करंट ईयर प्राइसेस से, ठीक है। ये मार्केट प्राइस कौन सी होती है? करंट ईयर प्राइसेस होती है। दूसरा आप क्या निकाल सकते हैं? दूसरा आप निकाल सकते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, पर ये जो आप मार्केट प्राइस लेंगे ये बेस ईयर प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। ये बेस ईयर प्राइस होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा टर्म हम क्या ले सकते हैं? तीसरा टर्म हम ले सकते हैं कि जीडीपी, अब आप इसी को फैक्टर कॉस्ट पे निकाल सकते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये फैक्टर कॉस्ट भी आप क्या ले सकते हैं?
एक तो ले सकते हैं कि करंट ईयर प्राइसेस, और यही फैक्टर कॉस्ट ऑफ बेस ईयर प्राइस पे भी ले सकते हैं। सो लेट्स टेक दिस फोर्थ। GDP FC, but this factor cost will be as per the base year price या फिर constant price। ठीक है, तो देखिए जब भी हम GDP MP एट करेंट ईयर प्राइसेस, तो इसी को हम नॉमिनल GDP कहते हैं, राइट। इसी को हम नॉमिनल GDP कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी देश की जो भी GDP मेजर होती है वो हमेशा नॉमिनल GDP होती है, यानी हम करेंट ईयर के मार्केट प्राइस पे प्रोडक्शन की वैल्यू मेजर करते हैं। हर देश यही करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्म है। तो हर देश अपनी जो GDP है, GDP का एस्टिमेट इसी मेथड से करते हैं कि वो अपने GDP को करेंट ईयर के मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जो कि नॉमिनल GDP होती है। अब देख लीजिए, जब भी हम GDP, ठीक है, GDP को हम ऑब्वियसली मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये मार्केट प्राइस अगर हम बेस ईयर प्राइस लेते हैं, ठीक है, बेस ईयर में जो भी प्राइस था, ठीक है, उस प्राइस को हम कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं। तो जब भी हम GDP MP एट बेस ईयर या कांस्टेंट प्राइस पे जब भी हम GDP निकालते हैं, तो बेसिकली ये जो GDP होती है रियल GDP होती है, पर रियल GDP हमारे लिए सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ निकालने के लिए रेलेवेंट होता है। तो ये हो जाएगी रियल GDP, दिस इज रियल GDP। पर इस रियल GDP की जो रेलेवेंस होती है ना, वो रेलेवेंस होती है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ निकालने के लिए। रियल GDP की जब भी रेलेवेंस होती है तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ निकालने के लिए, बिकॉज जो भी बेस ईयर प्राइस होता है वो इन्फ्लेशन डिस्काउंटेड होता है, और अगर हम उस बेस ईयर प्राइस को कांस्टेंट मान के 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स की जो भी प्रोडक्शन है उनकी वैल्यू निकाल के जब भी ग्रोथ निकालते हैं तो हमें एक्चुअल पिक्चर मिलता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा रियल GDP पे, और रियल GDP का बस इतना ही सिग्निफिकेंट है कि वी यूज इट टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। अदरवाइज GDP हमेशा नॉमिनल होती है अगर हम GDP एस्टिमेट करते हैं। तो 2 चीज़ें होती हैं, जो GDP होती है वो हमेशा नॉमिनल होती है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ का आप डेटा देखते हैं वो हमेशा रियल GDP पे कैलकुलेट होती है। अब देखिए, GDP अगर आप फैक्टर कॉस्ट में निकालते हैं तो आप एक्चुअल वैल्यू एडिशन देख रहे हैं, बिकॉज देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू एडिशन था वो इनडायरेक्ट टैक्स से अफेक्टेड है, लेकिन आपने यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सिर्फ फैक्टर कॉस्ट लिया, तो आपने करंट मार्केट प्राइस पे ये क्या आएगी, ये आ जाएगी ग्रॉस। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। अगर मैं बोलूँ कि ये है क्या, ये आपको क्या देगा, तो ये आपको देगा ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट, और ये फैक्टर कॉस्ट क्या है, करंट ईयर प्राइस पे है, और ये भी आपको दे रहा है ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट। तो सवाल है कि फिर इन दोनों ग्रॉस वैल्यू एडिशन में अंतर क्या है। देखिए, जो भी फैक्टर कॉस्ट करंट ईयर में है ऑब्वियसली बेस ईयर से ज़्यादा होगा। बेस ईयर से ज़्यादा क्यों होगा, बिकॉज समय के साथ इन्फ्लेशन बढ़ा होगा। तो 2011-12 में जो भी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू होगी, आज की डेट में 2023 में वो फैक्टर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट मान लीजिए 7 रुपये होगा, तो यहाँ फैक्टर कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 11 या 12 रुपये होगा। तो ऑब्वियसली ये जब भी हम करंट ईयर प्राइस की फैक्टर कॉस्ट पे ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालेंगे, ठीक है, तो ये बेस ईयर प्राइस से ज़्यादा आएगा, और ये जो ज़्यादा आता है ये इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादा आता है। यानी अगर मैं बोलूँ कि जो भी किसी देश में प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो वैल्यू एडिशन है, जो एक्चुअल वैल्यू एडिशन है, जो एक्चुअल वर्थ दिखाता है, तो सबसे अच्छा ये दिखाता है, बिकॉज हम वैल्यू एडिशन सिर्फ फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है। तो हमने ये निकाला है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है,
और इस फैक्टर कॉस्ट पे निकालने का मतलब क्या है कि वैल्यू एडिशन इनडायरेक्ट टैक्स से अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये एक्चुअल वैल्यू एडिशन है, ठीक है, एक्चुअल ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। और बेस ईयर प्राइस की वजह से हमने इन्फ्लेशन को भी डिस्काउंट कर दिया, यानी ये प्रोडक्शन की एक्चुअल वर्थ बता रहा है, ये प्रोडक्शन की एक्चुअल ग्रॉस वैल्यू एडिशन या एक्चुअल वर्थ बता रहा है। ये सेकंड बेटर है, दिस इज बेटर ऑन सेकंड पोजीशन बिकॉज इट इज स्टिल गिविंग यू द ग्रॉस वैल्यू एडिशन, एक्चुअल वैल्यू एडिशन, बट एट करेंट प्राइसेस, तो खाली इन्फ्लेशन से अफेक्टेड है। तो ये अगर मैं बोलूँ रैंकिंग दूँ तो सबसे अच्छा पिक्चर ये देता है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे पिक्चर ये देता है, थर्ड नंबर पे जो आपको पिक्चर देगा वो ये देगा, बिकॉज यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडिशन मार्केट प्राइस पे है, लेकिन अगर बेस ईयर प्राइस पे तो इन्फ्लेशन डिस्काउंटेड है। और ये क्या है, नॉमिनल जीडीपी को आप क्या कह सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, और ये करेंट, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन इन्हें सबका इफेक्ट है, यानी ये चौथे नंबर पे। यानी किसी भी देश में अगर प्रोडक्शन हुआ है तो उसकी जो सबसे अच्छी जो एक्चुअल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन है वो ये देती है, उसके बाद ये देती है, उसके बाद ये, और सबसे नीचे ये देती है। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज एवरी कंट्री एस्टिमेट देयर ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस एंड दैट इज द नॉमिनल ग्रॉस वैल्यू एडिशन या नॉमिनल जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा रियल जीडीपी पे कैलकुलेट होता है, और इतने तरह के टर्म, और ये एनालिसिस हो गया। अब एक आखिरी चीज़ हम समझते हैं कि देखिए जब भी आप जीडीपी पढ़ते होंगे, ओके, तो आप देखते होंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये अपनी जीडीपी का डेटा हमेशा लाख करोड़ में एस्टिमेट करते हैं, वेयर एज आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक हमारे डेटा को ट्रिलियन डॉलर में करती हैं। तो ये लाख करोड़ ट्रिलियन डॉलर का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, और फिर हम देखेंगे कि हमारी जीडीपी लाख करोड़ से ट्रिलियन डॉलर में कैसे कन्वर्ट होती है, ट्रिलियन डॉलर से लाख करोड़ में कैसे कन्वर्ट होती है। और हम ये भी देखेंगे कि ये कन्वर्जन अगर मार्केट एक्सचेंज रेट पे है तो कैसे होगा, और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट पे है तो कैसे होगा। सो ये आखिरी होगा, ये हम आखिरी टॉपिक देखने वाले हैं आज के लेक्चर में, उसके बाद बाकी सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो लेट सपोज, तो यहाँ पर आप ऐसे समझिए, ओके लेट मी स्क्रॉल डाउन, ठीक है। देखिए सवाल है कि अब हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, अगर आप उनकी जीडीपी डेटा देखेंगे, ठीक है, तो उन्होंने जो इंडिया की जीडीपी अनाउंस किया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, जीडीपी हमेशा नॉमिनल होती है यानी करंट ईयर मार्केट में। तो 2022-23 के लिए जो जीडीपी इंडिया की है वो है 272 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, इतना जीडीपी है। और 2022-23 का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो एक साल है उसमें इंडिया की जीडीपी जो नॉमिनल जीडीपी है, और ये क्या होगी, ये होगी नॉमिनल जीडीपी। तो इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है वो है 272 लाख करोड़, ठीक है, ये 2022-23 के लिए डेटा है। अगर 2021-22 के लिए देखें तो अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करें कि इंडिया के जीडीपी उससे एक साल पहले कितनी थी, यानी कि 2021-22 में कितनी थी, तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारी जीडीपी थी तकरीबन 235 लाख करोड़, 235 लाख करोड़, ठीक है, रुपये, ठीक है, ये भी नॉमिनल होगा, ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी नॉमिनल जीडीपी। अब सवाल ये है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ओके, अब सवाल ये है कि ये तो इंडिया के हिसाब से हो गया, ठीक है। अब देखते हैं जब भी आईएमएफ फोरकास्ट करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी जीडीपी की बात करूं कि इंडिया की जीडीपी, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि इंडिया की जो जीडीपी है
नॉमिनल जीडीपी, ये आईएमएफ के हिसाब से, ठीक है, ये कितना है 3.4 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 3.5 ट्रिलियन। और ये किसके लिए है, 2022 से 23 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023 तक। तो अब सवाल है कि जब भी आपको डेटा 3.4 ट्रिलियन डॉलर दिख रहा है और यहाँ पे 272 लाख, तो ये इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, लाख करोड़ और ट्रिलियन क्या मतलब है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि 1 लाख करोड़ में कितने जीरोज़ होते हैं और 1 ट्रिलियन डॉलर में कितने जीरोज़ होते हैं। सॉरी, 1 लाख करोड़ में कितना जीरो होगा और 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होगा। बाकी रुपी टू डॉलर कन्वर्जन हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो न्यूमरिक डिफरेंस है, कि जो न्यूमरिक मीनिंग है कि 1 लाख करोड़ की क्या मतलब है और 1 ट्रिलियन डॉलर क्या मतलब है, ठीक है। तो अब सबसे पहले लिख लेते हैं कि 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1 लाख इंटू 1 करोड़, ठीक है, 1 लाख इंटू 1 करोड़। अब अगर आपको 1 करोड़ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, ओके, देन लाख, देन 10 लाख एंड देन करोड़। ये 1 करोड़ की वैल्यू हो गई। इनटू 1 लाख कैसे लिखेंगे, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि 1 लाख करोड़ बराबर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर, कितने जीरोज़ हैं काउंट कर लीजिए, 2, 2 4 1 5, 5 2 7, 2 9, 9 3 12, यानी 10 टू द पावर 12 जीरोज़। यानी 1 लाख करोड़ की जो वैल्यू होती है, 1 लाख करोड़ इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 12, ओके। उसी तरह से अब हम देखते हैं कि 1 ट्रिलियन का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 ट्रिलियन। तो ये देखिए कैसे होता है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, ओके, लाख, 10 लाख, 10 लाख बराबर 1 मिलियन। तो इसके बाद यहाँ पे 1 मिलियन, तो ये 10 मिलियन, ओके, फिर 100 मिलियन, 1000 मिलियन का मतलब क्या है, 1 बिलियन, फिर 10 बिलियन, ओके, फिर 100 बिलियन, और यहाँ पे 1000 बिलियन का मतलब क्या है, 1 ट्रिलियन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ। 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन, ठीक है, 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन, ओके, और फिर होता है आपका 10 लाख बराबर 1 मिलियन, और 1000 मिलियन बराबर होता है 1 बिलियन, ठीक है। सिमिलरली 1000 बिलियन बराबर होता है 1 ट्रिलियन, ओके। तो इस तरह से आप काउंट कर लेंगे। तो अब इसको क्या अगर लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर, देख लीजिए, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 लाख करोड़ में 10 टू द पावर 12 जीरो होते हैं और 1 ट्रिलियन में भी 10 टू द पावर 12 जीरो होते हैं, ठीक है। यानी कि 1 लाख करोड़ और 1 ट्रिलियन दोनों ही सेम न्यूमरिक वैल्यू रखती हैं। 1 लाख करोड़ में 1 इंटू 10 टू द पावर 12 न्यूमरिक वैल्यू होती है और 1 ट्रिलियन में भी 1 इंटू 10 टू द पावर 12 न्यूमरिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो लेट्स, जहाँ पे मैं एग्जांपल लिखा था वहीं चले जाते हैं, नया पेज क्यों लेना है, ठीक है। अब आप देखिए, अब देखिए, अब यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ, ऑल राइट, ध्यान से समझिएगा। अगर 1 लाख करोड़ 1 ट्रिलियन के बराबर है तो 272 लाख करोड़ को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं रुपए में, कितना लिख सकते हैं, रुपए में इसको हम लिख सकते हैं 272, ओके, ट्रिलियन, लाख करोड़ को हम ट्रिलियन भी लिख सकते हैं, 272 ट्रिलियन रुपए।
अब अगर हमें इसे डॉलर में करना है तो देखिए $1 में 80 रुपये हैं, तो इतने रुपये में कितना डॉलर होगा, यानी आप इसको 80 से डिवाइड कर दीजिए तो ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 3.4 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, यानी जब 1 लाख करोड़ 1 ट्रिलियन के बराबर है तो आप 272 लाख करोड़ को क्या लिख सकते हैं, 272 ट्रिलियन रुपये लिख सकते हैं। लेकिन एक डॉलर में 80 रुपये होता है, ठीक है, तो 272 ट्रिलियन रुपये में कितना डॉलर होगा, तो 3.4 ट्रिलियन डॉलर होगा। ऑल राइट, तो यानी जब भी आपको लाख करोड़ और ट्रिलियन दिखे तो कंफ्यूज मत होइएगा, 1 लाख करोड़ बराबर 1 ट्रिलियन होता है। तो अगर इंडिया की जीडीपी 2022-23 में 272 लाख करोड़ रुपए थी, तो वो ट्रिलियन में अगर हम लिखेंगे तो 272 ट्रिलियन रुपये होगा। लेकिन जब भी हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो भी डॉलर और रुपये का मार्केट एक्सचेंज रेट है, अगर मैं उसे 80 मानता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, तो जब आप उसे 80 से डिवाइड करेंगे तो आपको इंडिया की नॉमिनल जीडीपी जो मिलेगी, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ डॉलर में कैलकुलेट करती है, वो होगी 3.4 ट्रिलियन डॉलर। इसी तरह से इस साल के लिए भी अगर आपको जीडीपी देखनी है किसमें, डॉलर में, तो आप करिए क्या, इस वैल्यू को 80 से डिवाइड कर देंगे, बाकी तो लाख करोड़ और ट्रिलियन तो सेम ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2.9 ट्रिलियन। ओके, और यहाँ पे डॉलर लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप रुपये डॉलर कन्वर्जन कर सकते हैं, और ये सारा नॉमिनल जीडीपी है और मार्केट एक्सचेंज रेट पे। और यहीं पे एक बात आपको और समझा देता हूँ कि अगर आपको पीपीपी टर्म्स में करना है तो ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये समझिए कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने बोला कि इंडिया की जीडीपी, ये देखिए 31 मार्च 2023 तक की है, लेकिन उन्होंने बोला कि बाई 12 जून 2023 तक, ठीक है, 12 जून 2023 तक, यानी कि इसमें भी हम क्या ऐड कर ले रहे हैं, अप्रैल, मई और ये जून के 12 दिन, यानी तकरीबन 72 डेज अगर हम और ऐड कर दें तो ये जो जीडीपी है 3.4 ट्रिलियन, ये बढ़ के कितना हो गई, ये बढ़ के जो उन्होंने बोला वो है अप्रॉक्सीमेटली 3.75 ट्रिलियन ओके डॉलर। यानी इंडिया की 12 जून 2023 तक जीडीपी 3.4 से बढ़ के 3.75 ट्रिलियन हो गई। तो ये तो मार्केट एक्सचेंज रेट में है, लेकिन अगर हमें पीपीपी टर्म्स में निकालना है तो मैंने आपको प्रीवियस आई थिंक 3 या 4 लेक्चर पहले मैंने मार्केट एक्सचेंज रेट और पीपीपी एक्सचेंज रेट जो भी है मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। तो अगर मार्केट एक्सचेंज रेट की बात करें, ठीक है, जो कि डॉलर के डिमांड और सप्लाई से बनता है, तो $1 में 80 रुपये है। लेकिन अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से बात करें तो $1 में अप्रॉक्सीमेटली 21-22 रुपये हैं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ कि पीपीपी टर्म्स में अगर $1 बराबर 21 रुपया है, ठीक है, तो ये जीडीपी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, अगर आप इस जीडीपी को 3.75 ट्रिलियन डॉलर को अगर आप 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें लाख करोड़ मिलेगा। तो जब आप इसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 300 लाख करोड़ आएगा, 300 लाख करोड़, ठीक है। 3.75 ट्रिलियन डॉलर को जब आप 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 300 लाख करोड़ रुपये, ठीक है। और अगर आप इस 300 लाख करोड़ रुपए को जब आप 21 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि $1 में 21 रुपया है, तो इतने लाख करोड़ रुपया में कितना डॉलर होगा, तो ये वैल्यू आपको अप्रॉक्सीमेटली मिलेगी 14 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। यानी अगर आज की डेट मतलब 12 जून 2023 तक की बात करें तो इंडिया की जीडीपी जो नॉमिनल जीडीपी है मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो 3.75 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में इंडिया की नॉर्मल जीडीपी 14 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है, ठीक है। यानी अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो इंडिया की जीडीपी अभी भी 5वें नंबर पे है, राइट। लेकिन अगर हम पीपीपी टर्म्स में देखें तो हमारी जीडीपी 3रे नंबर पे है, क्योंकि पीपीपी टर्म्स में पहले नंबर पे जो नॉमिनल जीडीपी है वो चाइना का है अप्रॉक्सीमेटली 27 ट्रिलियन डॉलर,
अमेरिका की है अप्रॉक्सीमेटली $20 ट्रिलियन और हमारी है $14 ट्रिलियन। ठीक है, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी जो कि किसी भी करेंसी की एक्चुअल वर्थ बताता है, बिकॉज एक्चुअल वर्थ इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज पर द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। तो हमारी जो एक्चुअल जीडीपी है, अगर हम उसको एक्चुअल जीडीपी की वर्थ देखें तो वो $14 ट्रिलियन की है। लेकिन चूंकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो भी डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है वो मार्केट एक्सचेंज रेट पे होता है, तो उस हिसाब से हम $3.75 ट्रिलियन की इकॉनमी है। तो मैंने बता दिया कि इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 2021-22 में कितनी थी, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 22-23 में कितनी थी, लाख करोड़ को ट्रिलियन डॉलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और फिर एक बार हमें लाख करोड़ मिल गया तो हम ट्रिलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर अगर हमें रुपी टू डॉलर कन्वर्ट करना है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, एक है मार्केट एक्सचेंज रेट, एक पीपीपी। अगर मार्केट एक्सचेंज रेट से रुपी टू डॉलर करेंगे तो हमें मार्केट एक्सचेंज रेट में नॉमिनल जीडीपी मिलेगी, और अगर रुपी टू डॉलर अगर हम पीपीपी टर्म्स में कर रहे हैं तो हमें नॉमिनल जीडीपी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। तो जब हमें रुपी टू डॉलर मार्केट एक्सचेंज रेट पे करना है तो 80 से डिवाइड करना होगा, और जब हमें पीपीपी टर्म्स में निकालना है तो हमें 21 रुपीज़ या 22 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, बाकी क्या होगा वो सब आपने वैल्यू देखा। तो एक बार के लिए देख लेते हैं, लेट्स हैव अ रिवीजन कि आज हमने क्या देखा। तो हमने आज के लेक्चर में, ठीक है, ये देखा कि जो भी किसी देश की जीडीपी होती है, ठीक है, किसी भी देश की जो भी जीडीपी होती है उसका एस्टिमेशन करेंट ईयर मार्केट प्राइस पे होता है, जिसको कि हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो हमेशा रियल जीडीपी या कांस्टेंट प्राइस पे मेजर होती है, बिकॉज नॉमिनल जीडीपी पे इकोनॉमिक ग्रोथ विल ऑलवेज बी अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर हमने देखा कि रियल जीडीपी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इतना होता है कि हम इससे इकोनॉमिक ग्रोथ निकालते हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा कि जीडीपी कितने तरह के होते हैं, जीडीपी एमपी, जीडीपी मार्केट प्राइस पे, एक तो हम करंट ईयर मार्केट प्राइस पे निकाल सकते हैं, एक बेस ईयर मार्केट प्राइस पे, फिर उसके बाद जीडीपी एफसी करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस पे। उनके क्या सिग्निफिकेंस है वो मैंने बता दिया, कौन कितना अच्छा पिक्चर शो करता है। अगर हम एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, एक्चुअल वैल्यू एडिशन, तो जो ऑर्डर ऑफ बेटरमेंट है वो भी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैंने बताया कि 2021-22 में इंडिया की कितनी जीडीपी है इन टर्म्स ऑफ लाख करोड़, 22-23 में कितनी है। ठीक है, फिर अगर हमें लाख करोड़ से ट्रिलियन, अगर 1 लाख करोड़ में जो न्यूमरिक वैल्यू होता है वो 1 × 10⁻12 होता है, 1 ट्रिलियन में जो न्यूमरिक वैल्यू होती है वो होती है 1 × 10⁻12, यानी 1 लाख करोड़ की वैल्यू 1 ट्रिलियन के बराबर होती है। साथ ही साथ 1 ट्रिलियन को कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको समझाया, 1 लाख करोड़ को कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया। फिर अगर हमारे पास इंडिया की 2 सालों की जीडीपी लाख करोड़ में है तो उसको हम ट्रिलियन डॉलर में कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट, इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। तो आई थिंक आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था, काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल था। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, तो अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी, चूँकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज जीडीपी एस्टिमेट नॉमिनल होती है, तो नॉमिनल जीडीपी से हम रियल जीडीपी तक कैसे पहुँचते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। ठीक है, और बाकी इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। और आई थिंक अगले लेक्चर में हमारा जो भी जीडीपी, जीएनपी और इनसे रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे, एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, करेंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस या बेस ईयर प्राइसेस, ये सब खत्म हो जाएंगे। अगले 1-2 लेक्चर के बाद हम इनके एस्टिमेशन मेथड्स पे बात करेंगे और उनकी एनालिसिस देखेंगे। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।